वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गौर फिक्र। और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्राइमोर्डियल रिलीजन्स। नाउ सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि मैं दरअसल इस टॉपिक के अंदर घुसा कैसे। सो वी नो कि साइंस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर जो रिलीजन्स को बिल्कुल ही यूजलेस मानते हैं एंड दे हैव देयर ओन रीजंस। आई विल नॉट से कि उनके रीजंस बहुत ही अब्रप्ट हैं या बेसलेस हैं। उनके पास बहुत ही अच्छे रीजंस हैं एंड वन ऑफ द मेन वन इज़ कि हम क्यों किसी भी कोड के अंदर बिलीव करें। एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो रेनेसा के अंदर फॉल हुई है क्रिश्चियन चर्च का, उसके चक्कर में द वेस्ट इज़ वेरी मच obsessed with the secularization of almost all kinds of spaces, not only scientific spaces but other forms of intellectual spaces as well। जैसे कि अगर आप थियोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर भी देख लें तो ओरिएंटलिस्ट का जो व्यू रहा है या फिर रिविजनिस्ट का जो भी व्यू रहा है वो ज़्यादातर इन सब चीज़ों को इस नज़रिए से देखते हैं कि रिलीजियस टेक्स्ट जो है उससे हम लोग कुछ बेनिफिशियल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर द 21st सेंचुरी, या फिर हम उसको पूरी तरीके से भुला दें। तो मैं ये सोच रहा, तो हम लोग ये बात तो जानते हैं कि कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको उनके रिलीजन्स आसमानी किताब बोलते हैं। इस्लाम इज़ वन ऑफ देम। द कुरान इज़ कंसिडर्ड टू बी अ होली बुक विच इज़ लिटरली द वर्ड ऑफ गॉड। वी नो कि यही सेम केस बाइबल के साथ है, यही सेम केस तोरा के साथ है। बट ये सब जानने के बाद वी डू नो कि कुछ रिलीजन्स ऐसे भी हैं जिनकी जो किताबें लिखी गई हैं वो नेसेसरीली वर्ड ऑफ गॉड नहीं हैं। वो ऋषि मुनियों ने चाहे लिखा हो, या फिर आप मान सकते हैं कि सिखिज़म के अंदर जो किताब लिखी गई है या फिर बुद्धिज़्म के अंदर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं उन सबको कहीं ना कहीं ह्यूमंस ने ही लिखा है। सो देयर ऑथर्स माइट बी ह्यूमन इवन दो दे मे कंटेन डिवाइन आइडियाज़। मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर ये लोग इतना ओपनली क्लेम करते हैं कि आर आइडियाज़ मे बी डिवाइन बट द टेक्स्ट द स्क्रिप्चर इज़ नॉट नेसेसरीली सो, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इन सारे आइडियाज़ की हिस्ट्री हमें कहाँ पे जाके मिलेगी। एंड वहीं पे आई लिसन टू जॉर्डन पीटरसन अ लॉट, और उन्हीं ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया मर्सी इलियाडे को। नाउ फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो मर्सी इलियाडे, आई नो आई एम बुचरिंग दैट नेम। मैं जानता हूँ कि वो नाम मैं बिल्कुल गलत तरीके से हो सकता है प्रोनाउंस कर रहा हूँ और उनका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो, सो आई एम ऑलरेडी सॉरी फॉर दैट। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत ही अच्छी कही अपनी किताब में, जो उन्होंने पूरी हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स लिखी है, 3 वॉल्यूम्स में उन्होंने लिखी है। उन्होंने एक एक करके हर सिविलाइजेशन के अंदर जितने भी डिवाइन प्रिंसिपल्स थे उन्हें चार्ट आउट करना शुरू किया। तो जो सबसे पहला रिलीजन उन्होंने कहीं ना कहीं डिस्क्राइब किया है, एक प्रोटो रिलीजन टाइप के अंडरस्टैंडिंग, वो उन्होंने गए हैं वो पेलियोलिथिक एज के अंदर कहीं ना कहीं। उसके बाद मीज़ोलिथिक, नियोलिथिक एंड पेलियोलिथिक एज के अंदर वो डिस्क्राइब करते हैं कि यूजुअली रिचुअल या मैजिक और रिलीजियस सिग्निफिकेंस के कोई भी इवेंट्स होते थे वो हंटिंग से रिलेटेड होते थे। तो यानी कि क्योंकि जितने भी लोग थे उस टाइम पे वो क्योंकि हंटर्स थे, तो हंटिंग एज अ प्रोफेशन, हंटिंग एज एन इंटायर प्रोसेस यूज्ड टू बी वेरी रिचुअलिस्टिक। तो जो बोन्स होती थी एनिमल्स की उनको संभाल के रखा जाता था। एक लॉर्ड ऑफ द वाइल्ड बीस्ट की बात करी गई है जिसके अंदर बात ये आती है कि एक डेटी है, एक देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ स्पिरिचुअल फिगर जो कि एनिमल्स के ऊपर रूल करता है। एंड ये माना जाता था कि इनकी हड्डियां संभाल के अगर रखी जाएंगी तो लॉर्ड ऑफ द वाइल्ड बीस्ट इनको ब्लेस कर देंगे और अगले सीज़न के अंदर फिर से हंटिंग के लिए नए एनिमल्स आ जाएंगे। ये आइडिया आपको इस वक्त बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सा लग रहा होगा, वेग सा लग रहा होगा कि क्या बचकानी बातें हैं यार, लेकिन उस ज़माने के हिसाब से दिस वाज सम हाउ वी कैन से द स्टार्ट ऑफ थियोलॉजी, एटलीस्ट द वे वेस्टर्न पीपल हैव व्यूड इट। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहीं ना कहीं न्यूलिथिक एज पे। न्यूलिथिक एज के साथ साथ वी ऑल्सो हैव मेसोपोटामिया जो कि आज का इराक है। वी नो कि सुमेरियन सिविलाइजेशन से राइटिंग का एकदम से बर्थ हुई है। एंड राइटिंग के साथ साथ एक फॉर्मिडेबल स्ट्रक्चर टू मिथोलॉजी की जो शुरुआत हुई है वो भी मेसोपोटामिया से ही हुई है, द सुमेरियन सिविलाइजेशन एंड द अकेडियन सिविलाइजेशन। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो आजकल हम लोगों के बहुत फेमस नहीं, पर्सी जैक्सन की कहानियाँ या फिर रोमन मिथोलॉजी के ऊपर किताबें या नॉर्स मिथोलॉजी के ऊपर किताबें, इवन देवदत्त पटनायक जो कि हिंदू मिथोलॉजी के साथ करते हैं, हमें इन सब का कहीं ना कहीं एक मिक्सचर दिखना शुरू हो जाता है सुमेरियन सिविलाइजेशन के अंदर कि हाँ ये गॉड था और फिर ये गॉड था और इसकी इससे लड़ाई हुई और इसने इस गॉड के इससे शादी कर ली और फिर उनका एक बेटा हुआ। तो हमें एक ड्रामेटाइजेशन ऑफ इवेंट्स दिखने लग जाता है। यहीं पे साथ साथ हमें कुछ आइडियाज़ ऐसे मिलते हैं जो
काफ़ी सिमिलर लगे मुझे एब्राहमिक रिलीजन से। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आइडिया ऑफ फ्लड जो था, कि फ़्लड की जो पहली बार बात आई है कहीं ना कहीं, वो इनूमा इलिश जो एपिक पोएम है सुमेरियन सिविलाइजेशन और अकेडियन सिविलाइजेशन के मिक्सचर की, उसके अंदर एक फ़्लड का जिक्र आता है। मर्सी इलियाडे फिर उसके अंदर ये भी ऐड करते हैं कि फ़्लड्स की जो बात है वो ऑलमोस्ट ऑल कल्चर्स के अंदर पाई जाती है। तो इफ़ यू स्प्रेड आउट, अगर आप मेसोपोटामिया छोड़ दें, इराक़ को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, अलग अलग कंट्रीज़ जाएँ, अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशंस पे जाए, वहाँ के सिविलाइजेशन में तलाशें, तो आपको कुछ ना कुछ पानी से रिलेटेड हमेशा दिखने लग जाएगा। ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए लगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो फादर ऑफ फिलॉसफी कहलाते हैं थेल्स, उनका मानना ये था कि जो यूनिवर्स पूरा का पूरा पैदा हुआ है, अब यूनिवर्स तो क्या, उनके लिए तो अर्थ ही थी, अर्थ पूरी की पूरी जो आई है वो पानी से आई है, एंड वाटर इज़ द अल्टीमेट सब्सटेंस ऑफ लाइफ, और हम लोग एक डिस्क के ऊपर रह रहे हैं विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर, ये उनका मानना था। तो पानी हमेशा से ह्यूमंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है और बहुत ही फैसिनेटिंग रहा है। इसके साथ साथ और जो कुछ मुझे सिमिलैरिटीज़ लग रही थी, जैसे एक उसमें आइडिया था न्यू ईयर का, कि हर न्यू ईयर पे एक रिचुअल ऑफ लाइफ साइकिल कंप्लीट होने का सेलिब्रेशन होता है। जैसे कि क्योंकि ये तब होना शुरू हुआ जब हम लोग मीज़ोलिथिक में आए, जब एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बूम होने लग गया, जब हम लोग एग्रीकल्चरिस्ट बन गए हंटर्स से, तो हम लोगों ने बात रियलाइज़ करी कि जो प्लांट्स हैं वो पर्टिकुलर सीजन्स में ग्रो करते हैं, और फिर वो हार्वेस्ट मर जाती है और फिर अगले साल वो फिर से आती है। तो ये एक साइकिल का हमने ईजाद करी अपने मेंटली, जिसके बाद हमने ये बात करना शुरू करी कि भाई कुछ बातें ऐसी हैं जो मतलब साल के शुरुआत में फिर से जन्म लेती हैं, साल के एंड तक दे डाई आउट एंड देन दे बिगिन अगेन, एंड दिस इज़ हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, एंड दिस इज़ हाउ एवरीथिंग वर्क्स, दिस इज़ हाउ मैनकाइंड वर्क्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जो हिंदुज़म के अंदर कंसेप्ट है संसारा का, वो भी इसी से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड लगा मुझे। उसके साथ साथ जो एक आइडिया था कि न्यू ईयर के दिन पे गॉड्स जितने भी होते हैं वो बैठ के अगले 365 डेज़, यानी अगले 12 महीने, 365 डेज़ तो क्या ही होगा, अगले 4 सीजन्स वो लोग बात करते थे कि अगले 4 सीजन्स तक जो जो होना है उन सब के बारे में वो लोग बात प्रोजेक्ट करेंगे आगे जाके। तो वो जो मुझे आइडिया लगा, वो मुझे इस्लामिक आइडिया ऑफ लैलतुल क़द्र से बहुत ज़्यादा सिमिलर लगा मुझे। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे रिक्रिएशन ऑफ द ओरिजिन मिथ की, कि बेसिकली किस तरीके से इंसान बने हैं और किस तरीके से गॉड्स के अंदर बिट्रेल हुआ और एक गॉड ने क्या कहते हैं लोगों को जन्म दिया, और फिर उसका सेरेमनी हर न्यू ईयर पे बनाई जाती है, वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही सिमिलर लगा हमारी प्रैक्टिसेस को लेके। कि उनका रीज़निंग ये थी कि हम हमेशा रिक्रिएशन की मिथ को वापस रीइनैक्ट करते रहते हैं। मतलब बेसिकली जो राजा था वो पूरा कंडक्ट करवाता था अपने सामने एक तरीके से कि भाई क्रिएशन की मिथ कैसी हुई, और एक पूरे तरीके से जैसे ड्रामा होता है ना हमारी आजकल, वो ड्रामा वहाँ पे पूरा रीइनैक्ट कराया जाता था। उसका वो लोग रीज़न ये निकालते हैं, वो लोग से मेरा मतलब मर्सी इलियाडे लोग है ना, जितने भी ये रिलीजन के हिस्टोरियंस रहे, वो लोग इसका रीज़न ये निकालते हैं कि कहीं ना कहीं इन ऑर्डर टू पास डाउन दी स्टोरीज टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड टू फील देयर इम्पोर्टेंस, हम लोग ये ड्रामेटाइजेशंस करते थे। आप अभी इस वक्त किसी भी रिलीजन के हों, आपको पता होगा कि कुछ ना कुछ स्पेसिफिक डेट्स होती हैं जहाँ पे कुछ सेरेमनीज़ होती हैं, चाहे आपने कुछ भी मान लें, मैं नाम नहीं लूँगा ऑफ कोर्स बिकॉज आई डू नॉट वांट टू ऑफेंड एनीबॉडी, but whatever religion you belong to, there are certain traditions that are repeated each year which have to do with a very significant change in your religion। कोई significant development आया होगा आपके religion के हिसाब से उस particular day पे, और इसी वजह से वो क्या कहते हैं बार बार प्रैक्टिस में और हर साल होता है ना। आपको लग रहा है यार हर साल तो होता है, क्यों इतना स्पेशल है ये? अब वो इसीलिए स्पेशल है क्योंकि पुराने ज़माने के लोगों को लगता था कि अगर हमने ये रिक्रिएट करना बंद कर दिया then the myth would be entirely forgotten। तो मुझे ये आइडिया बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि प्राइमोर्डियल रिलीजन्स जितने भी हैं उनकी एको जो है एक तरीके से हमारे पास उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन तो ऑफ कोर्स नहीं है, एंड इनफैक्ट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी एक प्रॉब्लम है। अब आप लोग सोचेंगे क्या, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने मान लीजिए डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल भी गया, पहले बात तो सुमेरियन टेक्स्ट मिलना बहुत मुश्किल है। सुमेरियन ही क्या, कोई भी टेक्स्ट मिलना इस रिलीजन के टाइम का बहुत मुश्किल है, चाहे वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, कुछ भी हो, वहाँ का ओरिजिनल टेक्स्ट आपको मिल गया, लेकिन उसके बाद आपको उसके पीछे का बिलीफ थोड़ी ना समझ में आएगा। भाई मैं आपको समझाता हूँ, मान लीजिए कि आज से 1000 साल बाद किसी को आपकी शादी का कार्ड मिलता है, कोई एक्सकेवेशन हुआ किसी जगह पे, मान लीजिए कोई नई स्पीशीज़ है या मॉडर्न ह्यूमंस हैं, उन्होंने कार्ड निकाला, उन्होंने देखा कि हाँ आपकी शादी इससे हुई थी, तो उन्हें यही तो पता है कि आपकी शादी इससे हुई थी, क्या उन्हें उसके साथ इन्वॉल्व सारी रस्में पता हैं? एंड दैट ब्रिंग्स अस बैक टू द आइडिया ऑफ डॉक्यूमेंटेशन
क्या क्या डॉक्यूमेंट किया जा रहा था इन सारी प्रैक्टिसेस के अंदर, राइट। क्योंकि आपको पता है कि जब कभी शादी होती है तो शादी के कार्ड में हल्दी या इन सब के बारे में तो लिखा होता है, लेकिन हल्का से जो नाच गाना होता है उसके लिए तो कोई अलग से टाइम नहीं लिखता ना जो आसपास क्या कहते हैं लोग जो कपड़े पहनते हैं जिस तरीके के, उसके बारे में तो कार्ड्स में कुछ नहीं लिखा होता। सिमिलरली इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के अंदर ये सारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती थी या जो उसके साथ एसोसिएटेड रिचुअल्स होते थे उनके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता। चलिए अगर हम रिचुअल्स को भी पता लगा लें तो क्या हमें बिलीफ पता है उसके बारे में? वो सब छोड़िए, क्या आपको अपने बिलीव्स के बारे में पता है? आप मुझे बताइए, आपकी बहन की शादी है, आप नाचेंगे, लेकिन आप तो यूजुअली नाचते नहीं, तो आप नाच क्यों रहे हैं? आप कहेंगे भाई मैं खुश हूँ। हाँ तो मतलब खुशी में आप क्यों नाच रहे हैं? खुशी में नाचने का क्या मतलब है? अब आप सोचेंगे यार ये तो थोड़ा सा वियर्ड हो गया, तो बहुत सोचना पड़ रहा है। तो हमें अपने बिलीव्स खुद इतने अच्छे से नहीं पता, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे 1000 साल बाद अगर कोई साइट को एक्सकवेट करेगा और हमारी बहन की शादी का कार्ड या हमारी शादी का कार्ड उसमें मिलेगा तो वो समझ पाएगा या वो रिकन्स्ट्रक्ट कर पाएगा हम लोग क्या सोच रहे थे या हम लोग क्या कर रहे थे? तो ये सारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं स्टडी ऑफ सिविलाइजेशंस में एंड रिलीजन्स में, और मेरा थियोलॉजी के अंदर हल्के हल्के इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। सो वी हैव सीन दैट द प्रॉब्लम इनिशियली वाज कि आई वांटेड टू सी कि कहाँ से सारे के सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, राइट। द सोल्यूशन दैट आई अप्लाइड was that I went back and I read जो हिस्टोरियन ऑफ रिलीजन थे मर्सी एलियाडी, उनकी जो किताब है हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस आइडियाज़, आपको ऑनलाइन मिल सकती है कहीं पे भी। मैंने अभी पूरी नहीं पढ़ी है, मैं शायद तीसरे चौथे चैप्टर में, मैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन के चैप्टर पर, तो सिर्फ चौथे चैप्टर पे हूँ। 100 पेजेस भी नहीं पढ़ पाया हूँ क्योंकि आई एम मेकिंग नोट साइड बाई साइड विच इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑन दिस चैनल लेटर ऑन अबाउट मेकिंग बुक नोट्स एंड स्टफ़ लाइक दैट, ताकि वो मुझे याद रहे। अभी आप देख रहे होंगे कि मैं नॉर्मल वीडियो से ज़्यादा आसानी से ये वीडियो बोल पा रहा हूँ। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि मैंने इसके बारे में लिखा है और मुझे अभी तक याद है, बिकॉज़ वो सारी चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग लग रही थी मुझे कि वो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली नोट्स बनाते बनाते फीड होती जा रही थी। तो आई डू नॉट नीड टू रेफ़र टू एनी अदर मटीरियल एज ऑफ नाउ। तो ये सारी चीज़ें मेरे सोल्यूशन था, और इसके बाद अब मुझे जाके रियलाइजेशन ये हो रहा है कि जितने भी रिलीजियस आइडियाज़ रहे हैं देयर हैज़ टू बी समथिंग फंक्शनली वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दैम, बिकॉज द डार्विनियन नोशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म, या फिर आप प्रैग्मेटिज्म इन अ होल को ही अगर आप समझ लें तो यू डू अंडरस्टैंड दैट ओनली सम वेरी इंपॉर्टेंट आइडियाज़ मूव फॉरवर्ड। जो आइडिया इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ठीक है, वो तो आगे नहीं बढ़ेगा ना। आप ये सोचिए कि आपके आबा व अजदाद जितने थे, या आप उतना पीछे भी मत जाइए, आप अपने वालिद साहब को ले लें, ठीक है, आपके जो अब्बा हैं उनका एक फ़ेवरेट गाना होगा। वो फेवरेट गाना कोई ज़रूरी है कि कोई मशहूर गाना शायद हो या अपने में थोड़ा नामचीन गाना हो, आपने हो सकता है नाम उसका पहले से ही सुन रखा हो। आप जाके अभी भी बोल सकते हैं अब्बा आपका फेवरेट गाना कौन सा है, वो आपको बता देंगे अपने ज़माने का, 1980s का, 1970s का या 1990s का कोई गाना बता देंगे। अब मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ वही गाना था उस साल जो आया? नहीं, तो आपको उसके बारे में तो पता है, लेकिन 1980s के या 1990s के बाकी कितने गानों के बारे में आपको पता है? और ये बात इसलिए हुई क्योंकि ओनली द मोस्ट प्रोमिनेंट आइडियाज़ सर्वाइव एंड मूव थ्रू आउट अ जनरेशन। आपको लग रहा होगा कि लेकिन यार ये प्रैक्टिस तो प्रिजर्वेशन के लिए हुई थी। हाँ, प्रिजर्वेशन के लिए हुई थी ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस, जहाँ पे हम पूरा रीएनैक्टमेंट कर रहे थे, ड्रामेटाइजेशन कर रहे थे अपने रिलीजियस बिलीव्स का। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, लोगों ने कुछ ना कुछ रियलाइज़ करना शुरू कर दिया और कुछ अपने एडिशंस किए, कुछ अपने सब्सट्रैक्शंस किए, और उसके बाद जाके जो कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस बनी हैं उन्हीं की बुनियाद पे आज काफ़ी ज़्यादा रिलीजन्स को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। रिलीजियस आइडियाज़ को इस वजह से नज़रअंदाज कर देना कि यू डू नॉट नेसेसरीली बिलीव इन अ गॉड वुड बी वेरी एमेच्योरिश एट दिस पॉइंट। मुझे लगता है कि अगर कोई भी थियोलॉजी को हल्का सा सीरियसली पढ़ेगा तो उसे इन आइडियाज़ की सीरियसनेस समझ में आएगी, एंड ही वुड ट्रूली रियलाइज़ कि कहीं ना कहीं देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ यूनिटी बिटवीन माइंड्स अक्रॉस ऑल कल्चर्स एंड जनरेशंस, कि कहीं ना कहीं एवरीबडी वॉज थिंकिंग द सेम वे। अ गुड एग्जाम्पल वुड बी, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, ख़त्म करने वाला हूँ, आई प्रॉमिस यू गाइस, बट अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ कि हमें तो ये लगता है ना कि लाइफ कितनी अनफेयर है यार, और नाइलिज्म का जो पूरा आइडिया आया है वो एक तरीके से इट्स ओनली एज रिसेंट एज फ्रेडरिक नीचा, या फिर उससे आप पहले चले जाएंगे थोड़ा सा तो आपको हेराक्लाइटिस मिल जाएंगे ग्रीक फिलोसफी के अंदर। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बातें सुमेरियन सिविलाइजेशन वाले भी समझ रहे थे? इनफैक्ट जो एपिक ऑफ गिलगमेश है, जहाँ तक मुझे याद है, इट्स एक्चुअली फिल्ड विद अ वेरी सैड स्टोरी। गिलगमेश की जो पूरी कहानी है, जो सुमेरियन सिविलाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माना जाता है, वो कहानी इसी बात की कि एक राजा इमॉर्टल होना चाहता था और वो किस तरीके से फेल कर गया। तो कहीं ना कहीं एक आर्केटाइप यही है कि मैन कैन बिकम
greater than what he already is, but for that he needs to make a lot of sacrifices and he needs to do a lot of things. And even if you are a king, even if you are that good, you are still liable to fail at certain points in your life. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है, और ये एक पेसिमिस्टिक आइडिया जो है ये बहुत ज़्यादा चलने लग गया उस टाइम पे जब गॉड्स की कहानी बहुत ज़्यादा चलती थी, बिकॉज और ऐसी ऐसी पोएम्स लिखी जाने लग गई कि यू नो मे बी मैन इज़ ऑल अलोन एंड यू नो गॉड्स तो मदद नहीं कर रहे, इट इज़ द अनजस्ट हु आर विक्टोरियस। तो ये जो प्रॉब्लम हम लोग आज डील कर रहे हैं जस्टिस के साथ, या फिर हम लोग अपने थियोलॉजिकल डिबेट्स में अक्सर इस बात को डील करते हैं, प्रॉब्लम ऑफ फ्यूल को, कि यार जो इंसान बुरा है उसको तो क्या कहते हैं इतना सब कुछ मिलने जा रहा है, और जो अच्छे इंसान हैं अब यू नो बाज़बान इकबाल फ़कत वादा हूर है ना, तो उनका क्या करेंगे। तो ये कोई नए आइडियाज़ नहीं हैं, इनके जो डिस्कशन है ये बहुत पुराने हैं, और इसी वजह से इनके जो आंसर्स होंगे वो भी उतने ही नुआंस्ड होंगे, यानी कि इनका इतना क्लियर कट आंसर हो सकता है हमें ना मिले, बिकॉज देयर इज़ ह्यूमिलिटी इन द रियलाइजेशन कि आप हो सकता है इतने स्मार्ट ना हों जितना आपको लगता है कि आप स्मार्ट हैं, आपको लगता है बहुत बड़े 30 मार्क होंगे, लेकिन हो सकता है कि people have already thought about your solution, they have tried to implement it and yet it did not work. So if you want to remain humble in your life, one, and if you also want to learn more about your own religion and about religions of other people, then I would highly suggest the book History of Religious Ideas by Mircea Eliade. Again, I know I'm butchering the name, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूँगा अपने बुक नोट्स के बारे में, बट दैट वुड बी इन अनदर वीडियो। सो एंड दैट्स इट फॉर दिस वन, टेक केयर।